रिविजिट बुक्स पॉडकास्ट में आपका स्वागत है, जहां हम किताबों को छोटे छोटे ज्ञान में बदलते हैं जिनका आप हर दिन इस्तेमाल कर सकते हैं। आज हम पॉल योनार्डी की किताब डिजिटल एग्जॉस्शन पर बात करने वाले हैं। ये उस अजीब सी थकावट के बारे में है जो हम सबको दिन के आखिर में महसूस होती है, भले ही हमने अपनी कुर्सी से उठकर कोई मेहनत न की हो। लेखक अपनी पहली नौकरी के बॉस ब्रायन की कहानी से शुरुआत करते हैं जी। कि ब्रायन सुबह ऑफिस आता था तो एकदम फुल ऑफ एनर्जी, आइडियाज से भरा हुआ। हाँ। लेकिन शाम होते होते वो अपनी कुर्सी में बस धंसा हुआ एक टक स्क्रीन को घूरता हुआ मिलता था। और यही इस किताब का सेंट्रल सवाल है। ये थकावट आती कहाँ से? ये कोई फिजिकल थकावट तो है नहीं। ब्रायन काम के बाद बास्केटबॉल खेलने जा सकता था। अच्छा, ये एक गहरी मेंटल एग्जॉशन है। और लियोनार्डी का तर्क है कि प्रॉब्लम टेक्नोलॉजी में नहीं है, बल्कि जिस तरह से हम उसे यूज कर रहे हैं उसमें है। ये किताब एक तरह से हमारी डिजिटल आदतों का एक्सरे करती है और बताती है कि हमारी मानसिक ऊर्जा कहाँ और क्यों लीक हो रही है। तो फिर ये किताब है किसके लिए? मुझे लगता है हर उस इंसान के लिए जो खुद को एक नॉलेज वर्कर मानता है। हाँ बिल्कुल। चाहे वो कोई कॉर्पोरेट प्रोफेशनल हो, कोई स्टूडेंट हो, या फिर कोई ऐसा पेरेंट जो घर और बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस और ना जाने कितनी चीजें एक साथ मैनेज कर रहा हो। सही बात है। अगर किसी को भी ऐसा लगता है कि उनका फोन एक ट्रैक्टर बीम की तरह उन्हें खींचता है और फिर वो घंटों तक बिना किसी वजह के स्क्रॉल करते रह जाते हैं, तो ये किताब सीधा उनसे बात करती है। हाँ, और मैं इसमें एक ग्रुप और जोड़ना चाहूंगा, क्रिएटिव लोग। ओह हाँ। लेखक, डिजाइनर, प्रोग्रामर, जिनका काम ही गहरे फोकस की मांग करता है, उनके लिए तो ये डिजिटल डिस्ट्रैक्शन जहर की तरह है। तो ये किताब उन लोगों के लिए एक गाइड बुक जैसी है जो दिन भर में दर्जनों एप्स, डिवाइसेस और नोटिफिकेशंस के बीच जूझते रहते हैं। और दिन के आखिर में ऐसा महसूस करते हैं जैसे उनका दिमाग किसी ने निचोड़ लिया हो। ये सिर्फ काम के बारे में नहीं है, ये हमारे पूरे जीवन पर डिजिटल दुनिया के असर के बारे में है। ओके, तो चलिए इसके जो मुख्य आइडियाज हैं उन पर बात करते हैं। किताब का जो सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है वो है एग्जॉशन ट्रायड। हमारी इस डिजिटल थकावट के पीछे कोई एक नहीं बल्कि 3 विलन हैं जो मिलकर काम करते हैं। बिल्कुल सही कहा। ये एक टीम की तरह हमारी एनर्जी पर हमला करते हैं। पहला है ध्यान का बंटवारा। देखिए, हमारा दिमाग मल्टीटास्किंग के लिए बना ही नहीं है, ये एक मिथ है। हाँ, ये तो मैंने भी सुना है। असल में वो एक काम से दूसरे काम पर बहुत तेजी से स्विच करता है, जिसे कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कहते हैं। किताब में लेखक इसे 3 लेवल पर समझाते हैं। हम ऐप्स के बीच स्विच करते हैं, यानी मोडालिटी, अलग अलग प्रोजेक्ट्स के बीच स्विच करते हैं, यानी डोमेन, और अपनी भूमिकाओं के बीच भी, जैसे ऑफिस में एम्प्लॉई, फिर घर पर पेरेंट, वो भी एक स्विच है। एग्जैक्टली, वो है अरीना। और वो जो 47 सेकंड वाला आंकड़ा है, वो तो दिमाग हिला देता है। किताब एक स्टडी का जिक्र करती है जिसके मुताबिक हम औसतन हर 47 सेकंड में अपनी स्क्रीन बदलते हैं। हर 47 सेकंड में? इसका मतलब तो ये हुआ कि हम में से ज्यादातर लोग दिन में कभी भी डीप वर्क की स्टेट में पहुंचते ही नहीं। हमारा पूरा दिन छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ है, बस सतह पर तैरते रहते हैं, कभी गहराई में जा ही नहीं पाते। इसे ऐसे सोचिए कि आप लगातार 100 मीटर की स्प्रिंट दौड़ रहे हैं, बिना रुके। हर बार जब आप एक ऐप से दूसरे पे जाते हैं, ईमेल से स्लैक से गूगल डॉक्स, आपका दिमाग एक टास्क से हटकर दूसरे के लिए खुद को रीओरिएंट करता है। और इस प्रोसेस में कोर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन भी निकलते हैं जो धीरे धीरे हमें थका देते हैं। तो जो ब्रायन शाम को थका हुआ दिखता था, हो सकता है उसका शरीर नहीं बल्कि उसका दिमाग दिन भर में हजारों छोटी छोटी स्प्रिंट दौड़कर थक गया था। ठीक है, तो ये तो हुआ पहला कारण। दूसरा पॉइंट तो आज की सबसे बड़ी हकीकत है, जिसे किताब में इन्फ्रेंस या अनुमान कहा गया है। खाली जगह खुद भरना है ना। हाँ, ये बहुत पावरफुल आइडिया है। डिजिटल दुनिया, खासकर सोशल मीडिया, हमें दूसरों की जिंदगी की एक बहुत ही क्यूरेटेड, फिल्टर्ड और परफेक्ट झलक दिखाती है। किताब में डीन की कहानी है जो अपने दोस्तों की यूरोप ट्रिप की इंस्टाग्राम तस्वीरें देखकर बहुत दुखी और अकेला महसूस करता है। उसे तस्वीरों से लगता है कि उसके दोस्त अपनी जिंदगी के सबसे अच्छे पल जी रहे हैं, जबकि वो अपनी बोरिंग नौकरी में फंसा है। और यहीं पर वो इन्फ्रेंस या अनुमान का रोल आता है ना। डीन उन तस्वीरों के बीच की खाली जगह खुद भर रहा है। वो ये मान लेता है कि अगर तस्वीरें परफेक्ट है तो पूरी ट्रिप और उन दोस्तों की पूरी जिंदगी परफेक्ट होगी। बिल्कुल, जबकि असलियत कुछ और थी। लेखक ने जब डीन के दोस्तों से बात की तो पता चला कि उनकी यात्रा में भी कई परेशानियां थी।
खराब मौसम था, बाइक टूट गई थी, आपस में नोक-झोंक भी हुई। लेकिन इंस्टाग्राम पे तो सिर्फ मुस्कुराती हुई तस्वीरें थीं। बस। और हम सब यही करते हैं। हम दूसरों की हाईलाइट रील से अपनी जिंदगी के बिहाइंड द सीन्स की तुलना करते हैं। इसे साइकोलॉजी में अपवर्ड सोशल कंपैरिजन कहते हैं और ये हमारी सेल्फ एस्टीम और एनर्जी को खत्म कर देता है। और ट्रायड का तीसरा हिस्सा है भावनाएं, इमोशन। ये थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि हमें लगता है कि सिर्फ नेगेटिव भावनाएं ही थकाती हैं। यही एक बहुत दिलचस्प बात है। हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो उत्साह मतलब एक्साइटमेंट और चिंता यानी एंजाइटी के बीच के शारीरिक फर्क को ज्यादा नहीं समझता। अच्छा। दोनों ही हाल में शरीर में एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होते हैं और डिजिटल दुनिया हमें लगातार इन इमोशनल हाई और लो से गुजारती है। एक तरफ कोई जरूरी ईमेल देखकर चिंता, तो दूसरी तरफ किसी दोस्त की वेकेशन फोटो देखकर फोमो। ये फोमो वाली बात तो बिल्कुल सही है। मुझे याद है पिछले हफ्ते मेरे सब दोस्त कहीं घूमने गए थे और मैं नहीं जा पाई थी। उनकी इंस्टाग्राम स्टोरीज देखकर सच में ऐसा लग रहा था जैसे मैं दुनिया की सबसे जरूरी चीज मिस कर रही हूँ। बिल्कुल। ये जानते हुए भी कि ये सिर्फ एक हाईलाइट रील है, पर दिमाग मानता ही नहीं मानता। और ये सारी भावनाएं चाहे अच्छी हों या बुरी हमारी एनर्जी खर्च करते हैं। हमारा इमोशनल रेगुलेशन सिस्टम ओवरलोड हो जाता है। तो ये तीनों चीजें लगातार ध्यान का बंटना, दूसरों से तुलना करना और ये इमोशनल रोलर कोस्टर, ये मिलकर वो डिजिटल एग्जॉशन पैदा करती हैं। ये सब सुनकर तो और टेंशन हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे हम एक ऐसे जाल में फंस गए हैं जिससे निकलना नामुमकिन है। तो क्या किताब हमें इस अंधेरी सुरंग से बाहर निकलने का कोई रास्ता भी दिखाती है? नहीं, बिल्कुल दिखाती है। और अच्छी बात यह है कि समाधान किसी महंगे सॉफ्टवेयर या कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम में नहीं, बल्कि कुछ सिंपल रूल्स में है। किताब का दूसरा मुख्य टेकअवे यही है, घटाने और सही मिलान करने की ताकत। घटाने की ताकत? हाँ, हमारी आदत जोड़ने की है। एक और ऐप, एक और टूल। लेखक कहते हैं असली पावर घटाने में है। इसका पहला नियम मुझे बहुत पसंद आया। अपने आधे टूल्स का इस्तेमाल बंद कर दें। आधा? ये तो बहुत रैडिकल लगता है। सुनने में रैडिकल लगता है, पर इसके पीछे लॉजिक बहुत गहरा है। किताब में शीरीन का उदाहरण है, जो काम और घर पर मिलाकर 36 अलग-अलग ऐप्स और प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करती है। 36? हाँ, लेखक का कहना है कि हर ऐप अपने साथ एक कॉग्निटिव लोड लेकर आता है। उसे सीखना, उसे मेंटेन करना, उसकी नोटिफिकेशंस मैनेज करना। हमें नए समाधान जोड़ने के बजाय उन ऐप्स को हटा देना चाहिए जो एक जैसा काम करते हैं। आधे? मेरे तो मैनेजर ही मुझे 10 अलग-अलग ऐप्स पे मैसेज करते हैं। लगता है ये किताब मुझे पहले उन्हें पढ़वानी पड़ेगी। लेकिन आइडिया दिलचस्प है। शायद, बिल्कुल। और इसी से जुड़ा दूसरा नियम है, सही मिलान करें, यानी काम के हिसाब से सही कम्युनिकेशन टूल चुनें। लेखक दो तरह के कामों में फर्क करते हैं। एक है कन्वेंस, यानी सिर्फ जानकारी देना, और दूसरा है कन्वर्जेंस, यानी किसी मुद्दे पर चर्चा करके सहमति बनाना। अच्छा, इसे थोड़ा और आसान भाषा में समझाइए, कोई रोजमर्रा का उदाहरण देकर। जरूर। इसे ऐसे सोचें, अगर आपको बस टीम को बताना है कि मीटिंग का टाइम 4 बजे से 5 बजे हो गया है, तो एक सिंपल ईमेल या स्लैक मैसेज, जिसे लीन मीडिया कहते हैं, काफी है। ये कन्वेयंस है। ठीक है। लेकिन अगर आपको ये डिस्कस करना है कि प्रोजेक्ट डेडलाइन क्यों मिस हो रही है और सबका इनपुट चाहिए, तो ईमेल थ्रेड एक बुरे सपने जैसा बन जाएगा। वहां आपको एक जूम कॉल या आमने सामने की मीटिंग चाहिए, यानी रिच मीडिया। ये कन्वर्जेंस है। गलत टूल चुनना मतलब जानबूझकर फ्रस्ट्रेशन को दावत देना है। समझ गई। मतलब सिर्फ जानकारी देनी हो तो टेक्स्ट, लेकिन अगर दिमाग लगवाना हो तो वीडियो कॉल या मीटिंग। ये छोटी सी बात बहुत सारे बेकार के ईमेल से बचा सकती है। और किताब का तीसरा और आखिरी मुख्य टेकअवे है, इरादे के साथ काम करने और रुकने की कला। ये बहुत महत्वपूर्ण है। नियम 6 है, इरादे से काम करें। हम में से कई लोग किताब में दिए मार्लन के किरदार की तरह हैं, जो बिना किसी मकसद के अपना फोन उठाते हैं, इंस्टाग्राम खोलते हैं और फिर 1 घंटे बाद सोचते हैं कि समय कहाँ गया। ये लेखक यहाँ प्रभुस प्रिंसिपल की बात करते हैं। जब हम किसी सार्थक लक्ष्य की दिशा में छोटी छोटी प्रगति भी करते हैं, तो हमें फ्रस्ट्रेशन नहीं बल्कि एनर्जी मिलती है। तो इसका समाधान क्या है? क्या हमें फोन उठाने से पहले हर बार एक चेकलिस्ट बनानी चाहिए? चेकलिस्ट नहीं, बस 2 छोटे से सवाल। डिवाइस उठाने से पहले खुद से पूछें, मैं ये क्यों कर रहा हूं? और दूसरा, मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा काम पूरा हो गया है? अच्छा। ये 2 सवाल हमें लक्ष्यहीन स्क्रोलिंग से एक फोकस्ड एक्टिविटी की ओर ले जाते हैं। जैसे, मैं फोन उठा रहा हूं क्योंकि मुझे क्लाइंट को मीटिंग का टाइम कंफर्म करना है,
और जैसे ही मैं मैसेज भेज दूंगा मेरा काम पूरा हो जाएगा, बस उसके बाद फोन रख देना है। और इसी से जुड़ा है एक और नियम जो सुनने में बहुत आसान पर करने में बहुत मुश्किल है। इंतजार करें। 1 घंटा, 1 दिन, 1 हफ्ता। हम एक इंस्टेंट रिप्लाई वाली दुनिया में रहते हैं। किताब में इसे ईमेल अर्जेंसी बायस कहा गया है। हमें लगता है कि हर मैसेज का जवाब तुरंत देना जरूरी है। जबकि सच तो यह है कि भेजने वाले को अक्सर उतनी जल्दी जवाब की उम्मीद नहीं होती। लेखक अपने प्रोफेसर की एक सलाह याद करते हैं जो बहुत कमाल की है। अगर तुम छात्रों के ईमेल का जवाब देने के लिए 1 दिन इंतजार करोगे तो 75% समस्याएं अपने आप हल हो जाएंगी। 1 मिनट, 1 दिन इंतजार करो सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन आज के कॉर्पोरेट कल्चर में अगर किसी ने अपने बॉस के ईमेल का जवाब 1 दिन तक नहीं दिया तो उसे तो अनरिस्पॉन्सिव समझ लिया जाएगा। इस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के बारे में किताब में कुछ है? बहुत अच्छा सवाल है। किताब ये नहीं कहती कि हर ईमेल का जवाब 1 दिन बाद दो। वो कहती है कि अपनी डिफॉल्ट सेटिंग को तुरंत से बदलकर सोच समझ कर करो। शायद बॉस के ईमेल का जवाब 1 घंटे में देना ठीक है, लेकिन हर न्यूज़लेटर या सीसी वाले ईमेल का जवाब तुरंत देना जरूरी नहीं। थोड़ा इंतजार करने से हमें अपनी प्राथमिकताएं तय करने का मौका मिलता है, न कि दूसरों के इनबॉक्स को हमारी प्राथमिकताएं तय करने देने का। ये कंट्रोल वापस अपने हाथ में लेने के बारे में है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? इस किताब का मुख्य संदेश मुझे ये लगता है कि डिजिटल थकावट से बचने का रास्ता टेक्नोलॉजी से भागना नहीं, बल्कि उसके साथ अपने रिश्ते को दोबारा डिफाइन करना है। बिल्कुल। ये डिजिटल डिटॉक्स के बारे में नहीं है, जो अक्सर 1-2 हफ्ते चलता है और फिर हम वापस उसी जाल में फंस जाते हैं। ये स्थायी आदतें बनाने के बारे में है। सही कहा। हमें ये समझना होगा कि हमारे पास विकल्प हैं। हम अपनी डिजिटल दुनिया के पैसिव उपभोक्ता होने के बजाय एक्टिव क्यूरेटर बन सकते हैं। हमें अपने टूल्स को चुनना है, अपने ध्यान को निर्देशित करना है और अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करना है। ये किताब हमें पावरलेस महसूस कराने के बजाय पावरफुल महसूस कराती है। और अंत में लेखिका एनी लेमॉट का एक कोट है जो इस किताब की पूरी फिलॉसफी को समेट देता है। ऑलमोस्ट एवरीथिंग विल वर्क अगेन इफ यू अनप्लग इट फॉर अ फ्यू मिनट्स, इंक्लूडिंग यू। क्या बात है। मतलब अगर आप किसी भी चीज को कुछ मिनटों के लिए अनप्लग कर दें तो वो फिर से काम करने लगती है। इसमें आप भी शामिल हैं। शायद यही सबसे बड़ा सबक है। बिल्कुल। खुद को रिचार्ज करने के लिए अनप्लग करने की अनुमति देना बिना किसी अपराध बोध के। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर छोड़ जाता है जिस पर सोचने की जरूरत है। हम हमेशा प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए नए ऐप्स और टूल्स जोड़ने के बारे में सोचते हैं। क्या हो अगर असली प्रोडक्टिविटी घटाने में छिपी हो? कम टूल्स, कम नोटिफिकेशंस और कम चीजों पर ध्यान देने में। शायद असली ग्रोथ लेस इज मोर वाले आइडिया में है। आज का विश्लेषण यही है। हालांकि यह चर्चा पुस्तक के पूरे पाठ का स्थान नहीं ले सकती, लेकिन ये इसकी शिक्षाओं की एक झलक जरूर दे सकती है। मुझे आशा है कि आपको ये चर्चा उपयोगी लगी होगी और मैं आगे भी आपके साथ साझा करने के लिए उत्सुक हूँ। मुझे बताएं कि आप अगली बार किस पुस्तक पर चर्चा करना चाहते हैं।